चाहिए। The security forces comprising NSG along with the army, which has major combat elements along with medical and administrative support employed in the operations. Similarly, the Air Force has deployed all its assets, aviation, surveillance, Garuds in this particular operation. Police and the intelligence agencies are also working in sync to make this operations successful. सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मूल उद्देश्य था कि किसी प्रकार का भी नुकसान हमारे एसेट्स को, जो एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक एसेट्स वहां पर हैं, उनको ना हो पाए, और इसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूर्ण रूप से सफल रही। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वो 6 से 8 बंदे जितने भी उसने भेजे हैं, उसने आपको नुकसान करने के लिए भेजे। क्यों टारगेट किया उसने आपका पठानकोट का सबसे क्रिटिकल एयरबेस? 65 की लड़ाई में इसको टारगेट किया था, 71 की लड़ाई में इसको टारगेट किया था। क्या पाकिस्तान ने ऐलान जंग कर दिया है? और क्योंकि उसको क्या पाकिस्तान ने ऐलान जंग कर दिया है? और इन सूरत हाल को क्या समझा जाए? एक दौर में सियासत है, आरोप प्रत्यारोप पर लगी है, और दूसरी ओर देश एक मुहाने पर खड़ा है। ऐसा मुहाना जो आम भारतीय को सुरक्षा के भावना से कहीं ना कहीं रूबरू नहीं करवा रहा। फिलहाल खालिद कुरैशी बीकानेर से और कृष्णा कोरानी जयपुर से हैं। उनकी राय के बाद मैं नारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। कृष्णा जी नमस्कार। कृष्णा कोरानी जी। साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? पारिक साहब, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले बहुत बड़ी घोषणाएं की थी कि पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी जो देश है उससे हमारे मित्रता बहुत अच्छी रहेगी, और हमारे हाथ काटेंगे तो हम उनके हाथ भी काटे जाएंगे। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जो छुप छुप के उनके देश में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और यहाँ हमारे देश के अंदर जो हमारे शहीदों के साथ, ये जो मौजूदा दौरा था जिसका जिक्र आप करना चाह रहे हैं बीते 8 दिन पहले के सूरत हाल की, वो क्या थे? मैं उस पर बात करूंगा। खालिद साहब नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर, जब पाकिस्तान और भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, कदम बढ़ाया है दोनों ने दोस्ती के लिए, तभी इस तरह के हमले होते हैं। तो जो दोनों देशों की ओर से कदम बढ़ाया गया है उसको पीछे न हटाकर दोस्ती की जाए और आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण जी, आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान जाएंगे। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए, लाहौर गए, लेकिन जो अंदाज था आज उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि इस वक्त में उस बात को किया जाना चाहिए? दूसरी बड़ी बात, क्या लाहौर के इस मसले के बाद, क्योंकि इतनी जल्दी इतने बड़े आतंकी हमले की योजना बनाना भी एक मुमकिन बात सी नहीं लगती, क्या इस बार आतंकियों ने जल्दबाजी भी की? ये एक यथार्थ है कि पाकिस्तान है, उसमें आईएसआई स्टेट विद इन स्टेट है, और हमें बात तो करनी होगी दोनों देशों को, क्योंकि उसका एक शेर है कि दुश्मनी जम के करो पर ऐसा ना हो कि दोबारा मिले तो शर्मिंदा हो। तो बात तो हमको करनी पड़ेगी, ये एक यथार्थ है। हमारा मशवरा ये कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें न करें, और बातें करें तो आप सावचेत रहें, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेट है जिसको वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में 4थे स्थान पर रखा जाता है घटनाओं के लिहाज से। तो हमें वो सावचेत रहना चाहिए। अभी वो ताज़ा परेशान अफगानिस्तान को लेकर है, तो जैसे ही भारत और पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो वहाँ जो नॉन स्टेट एक्टर हैं और पार्टली स्टेट एक्टर हैं वो दोनों एक्टिव हो गए हैं। अवाम दोनों तरफ ये चाहती है कि दोस्ती और मोहब्बत हो, क्योंकि आप तोप तमंचे और तलवार से किले जीत सकते हो, किसी का दिल नहीं। दिल के लिए तो मोहब्बत और प्यार चाहिए। तो जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, और उन्होंने ये कहा था, जो इनके सबसे मकबूल लीडर रहे हैं, कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हो। यानी आपको पड़ोसी से बात तो करनी होगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम सावचेत रहें, और हमारी जो 3000 किलोमीटर से लंबी सरहद है उस पर हम अलर्ट रहें।
अभी जो हुई वो हमारी गलती पकड़ी गई है, हम लोग सोते हुए पाए गए हैं, अलर्ट के बाद भी हम उसको शिकस्त नहीं दे पाए। और कारगिल के लिए मैं ये हमारी भी नाकामी रही है और ये आत्मग्लानि वाली बात फिर से आती है। इंद्र ओझा जी बीकानेर से और विजय सोनी जी जयपुर से हमारे साथ हैं। ओझा साहब नमस्कार। इंद्र ओझा जी। हेलो जी जी, नमस्कार असमी जी, बताइए क्या कहेंगे ओझा साहब आप? हाँ पारिक साहब, मेरा एक निवेदन, एक दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो सुनील जी से भी कहना चाहता हूँ और बिना साहब भी मेरी बात को सुन रहे हैं। देखिए, ये जो आप जिस तरह आप डिबेट कर रहे हो सुनील जी, बहुत वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता बिना साहब भी है, इसमें ये अच्छी मैसेज नहीं जा रहा देश के अंदर। ये समस्या जो हमला हुआ है आतंकवादियों का, तो ये हमारे लिए सबके लिए चिंता का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अगर हम आरोप प्रत्यारोप करें, कहाँ उलझ रहे हो आप दोनों? आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, इस वक्त देश की सोची जानी चाहिए। विजय सोनी जी। जी सर, नमस्कार सर। जी बताइए। नमस्कार सर। मैं कह रहा हूँ बिंडा साहब से कि ये ऐसे लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता। कांग्रेस को जनता ने हरा दिया है, अब आपका शासन है, आपको ये सोचना चाहिए कि देश का भला कैसे हो। मोदी जी कहते थे एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे, तो ऐसे बड़ी बड़ी मैं उस वादे पर भी बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपके पास में आ रहा हूं। विदेश सचिव स्तर की वार्ता होने वाली थी लेकिन अब खटाई में नजर आ रही। दहशतगर्द कामयाब रहे या फिर यहां पर भारत और पाकिस्तान दोनों नाकाम रहे, बात एक ही होगी, लेकिन किस तरह से समझा जाए कि हमें एक जो डिप्लोमेसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है नेगोशिएशन, वार्ता, तो ये वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती रहनी चाहिए। क्योंकि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर 14-15 तारीख को जो होने वाली है उसके अंदर बार बार ये डाउट व्यक्त किया जा रहा है कि नहीं होनी चाहिए, ये गलत चीज़ है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि वी हैव टू राइज अबव द पार्टी अप्रोच, जो पार्टी अप्रोच का नहीं, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न है। और नेशनल सिक्योरिटी को हम एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हमें देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें रशिया से सीखना चाहिए कि 2002 के अंदर वहाँ चेचनिया में हुआ था, 2004 में चेचन्स ने अटैक किया था। उसके बाद उन्होंने एक लंबे अवधि की एक रणनीति बनाई कि हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस एजेंसी है या नहीं, नंबर 1। तो यहाँ भारत में ये लैप्सेस है, आज हमारे लैप्सेस है, वो कमजोर है। दूसरी चीज यस है, दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से इन्होंने अटैक, ये किस तरीके से प्रवेश कर गए हैं, वो नाले से आए हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम नाले को नहीं रोक सकते या उसको अवरोध नहीं कर। नंबर दूसरा, वो उन्होंने कहा कि कंपाउंड को वो लांग करके आए। इंपॉर्टेंट चीज है कंपाउंड वॉल को आप लांग करके आ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वॉल इतनी मजबूत नहीं बनाई जा सकती स्टील वॉल की तरह, जैसे कि सद्दाम हुसैन का जो महल था उसको बम तक नहीं तोड़ सके? तो ये जो सारी जो चीजें हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन इज आल्सो वेरी वीक। तो इसलिए रशिया से हमें लेसन इसलिए सीखना चाहिए कि जितनी भी जो एजेंसीज हैं, काउंटर टेररिज्म की एजेंसीज है, उनके बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन कमांड ए के पास होना चाहिए। और बातचीत का सिलसिला हम बार बार कह रहे हैं, जो कि एक प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव साइकोलॉजी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कॉम्पिटिटिव साइकोलॉजी, इस कॉम्पिटिटिव साइकोलॉजी के ऊपर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर कैसे मजबूत की जाए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। राम अवतार जी दौसा से अपनी राय के साथ। नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ जी सर। हाँ जी सर। आपका सवाल बताइए राम अवतार जी। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे देश में क्या आतंकियों को मारने में 60 घंटे का समय लग गया है। अगर कोई बड़ा हमला कर दे तो ये हमें हमारे देश की कमजोरी दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल को लेकर। पहले सुनील जी मैं आना चाहता हूं, कांग्रेस भी दिन भर यही सवाल खड़ी करती रही कि 60 घंटे लगे 6 आतंकियों से निपटने में, अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि हुआ क्या, कौन घुसा और कितना वक्त कहां लिया गया, क्या वेपन्स उनके पास में है, ये सिस्टम किसने कमजोर किया, इसके ऊपर कब से ध्यान नहीं दिया गया। मैं पहले इस बात का जवाब जानना चाहता हूं। नहीं देखिए अश्विनी, बात एक है कि एक तो आप ये समझिए कि इस बार तो वास्तव में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस लैब्स है। पहली बात तो ये कि अनिल कुमार का 27-28 तारीख का डिस्पैच आप पढ़िए, फिर उसके बाद 31 दिसंबर की रात को सलविंदर सिंह एक एसपी हैं, उनका अपहरण हो जाता है और वो आके थाने में बताते भी हैं कि जिन लोगों ने मुझे अपहरण किया उन सब का पूरी प्लानिंग को भी वो बताते हैं, भाई ये प्लानिंग उन लोगों की है। बावजूद इसके अगर हम उन लोगों को एयर बेस तक जाने से नहीं रोक पाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर है। पुलिस जो है खुद अपने ACP
उनकी इनपुट को ही क्रेडिबल नहीं मान रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैप्स है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं जैन साहब की बात एक है कि जहां वो नदी है, दरिया उज्जा है, वहां से आ रहे हैं अगर बार बार टेररिस्ट आ रहे हैं, रिपीटेडली 3 बार आए एक साल के अंदर, अगर एक साल में 3 बार आए और फिर भी अगर हमें रावी का रास्ता क्यों नहीं रोका जा सकता, एक इफेक्टिव अगर एक मीजर अडॉप्ट नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत बड़ा फेलियर है। अब रही बात पाकिस्तान से बात करने की, तो देखिए पाकिस्तान से जब आप बात कर रहे हैं तो आपको 3-4 बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो 3 ढंग के वहां आउटफिट्स हैं टेररिस्ट के। एक वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो अफगान बॉर्डर है उसमें हक्कानी नेटवर्क है, एक दूसरा नेटवर्क हुआ है जो केवल वहां पे पाकिस्तान से लड़ा है, टीटीपी वाला नेटवर्क, और तीसरा दक्षिण नहीं, मेरे पास वो दोनों भारत से कोई उनका इत्तेफाक नहीं है। भारत से इत्तेफाक रखने वाले जो भारत से जो ताल्लुक रखने वाले जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो साउथ पंजाब बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है। अब प्रश्न है कि आप साउथ पंजाब टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट एड्रेस करने को तैयार नहीं हो, जनाब यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, ये नया नाम नहीं है, ये नया नाम नहीं है, ये बहुत पुराना नाम है। इसके अध्यक्ष जो है सैयद सलाहुद्दीन वही है जो हिजबुल मुजाहिदीन के अध्यक्ष हैं। ये बहुत पुरानी काउंसिल है और ये काउंसिल नाम बदल कर हमले करते रहेंगे, लेकिन इनको नाकाम कब किया जाएगा? कि अब ये जो आपने वार्ता चालू की, अब एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि क्या पाकिस्तान सैयद सलाहुद्दीन और उन लोगों के जिनके अब इनपुट्स आ जाएंगे 2-3 दिन अंदर, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है? आप कल तक ये बात कह रहे थे कि बम धमाके और वार्ता एक साथ नहीं होती, अब दम धमाके हो रहे हैं। बिंडा साहब एक बात, विदेश सचिव स्तर की वार्ता रुकनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि बात होनी चाहिए? क्योंकि सब इस हक में बातचीत के बिना फैसला नहीं हो सकता और फिलहाल जो ट्रैप है आतंकियों का उसमें भारतीय सरकार आ रही है। फारिक साहब, अपना देश का जो विभाजन है वो कृत्रिम विभाजन है। आज भी बांग्लादेश होकर के नदियां जाती हैं, अपने होकर के बांग्लादेश में पानी जाता है, पंजाब होकर के पाकिस्तान पानी जाता है, साथ में जुड़े हुए देश हैं। इस कारण से वार्ता तो होनी चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि पाकिस्तान धोखेबाज, उसकी उत्पत्ति भी धोखे से हुई थी और धोखेबाज वो है और उसके 2-3 बातें पच नहीं रही। एक तो बांग्लादेश का विभाजन नहीं पच रहा, एक ये जो अफगानिस्तान कौन है, वहां की सियासत है, जैसा कि जिक्र किया, वहां आर्मी धोखेबाज है, वहां अलगाववादी धोखेबाज है, उसकी भी सह है, लेकिन कंट्रोल नहीं है सेना पर कंट्रोल शासन का नहीं है और सेना का इन पर भी नहीं है। और जो अफगानिस्तान में अपना थोड़ा बहुत हस्तक्षेप चल रहा है और चलना भी चाहिए, अपने एक प्रभावशाली एशिया में कंट्री में बनना चाहते हैं तो हमें करना भी चाहिए, वो भी नहीं पच रहा। बात का जिक्र हुआ, खुफिया तंत्र हमारा कमजोर है और इस बार पठानकोट के हमले में इस बात को जाहिर कर दिया दुनिया के सामने। तो ऐसा है कि ये लंबे समय से ही है, अपने पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, इतना नहीं 2 प्रधानमंत्री मारे गए हैं, ये लेप्सेज के कारण से मारे गए। ऐसा नहीं है कि लेप्सेज हैं, उसको स्वीकार करने में, लेकिन जैन साहब ने कहा ना कि वहाँ उनका कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल नहीं है तो जब भी हम वार्ता के लिए करते हैं उनको रास नहीं आता, उनका तो उद्देश्य खत्म हो जाता है। अगर वार्ता के टेबल पर आता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो जो टेररिस्ट है उनका तो पर्पज ही खत्म हो रहा है, इस कारण से वो रिएक्ट करते हैं। तो वार्ता जारी रखी जाएगी, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है क्रिकेट का संबंध नहीं होगा? ये बीजेपी के नेता ही बयान दे रहे हैं, ना क्रिकेट का संबंध होगा ना बातचीत का संबंध होगा, पहले गोलीबारी से बात की जाएगी, जवाब दिया जाएगा। वो तो देना ही चाहिए। देखो ये दो तरफा रुख आपका भी हुआ ना, मैं यही जानना, दो तरफा रुख नहीं है, दो तरफा रुख नहीं है। अल्टीमेटली हम युद्ध करते रहेंगे ऐसा नहीं है, ऐसी आवश्यकता भी नहीं है, युद्ध करते रहेंगे, लेकिन उसका जवाब तरीके से मैं आगे जानना चाहूंगा कि क्या दोनों मोर्चों पर साथ चलना चाहिए, एक तरफ जवाब के बदले जवाब और दूसरी तरफ बातचीत के बदले बातचीत। दिनेश जी सीकर से, नमस्कार। नमस्कार फारिक साहब। बताएं सर क्या राय है आपकी? फारिक साहब, मैं चार पंक्तियां सुनाना चाह रहे हैं, बताइए। इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, हमें रहजनों से गर्ज नहीं तेरी रहबरी पे सवाल है। मैं बताऊं काफिला क्यों लूटा, तेरा रहजनों से था वास्ता, हमें रहजनों से गर्ज नहीं तेरी रहबरी पे मलाल है। इजराइल किसी पड़ोसी से बात नहीं करता है, सारे पड़ोसी इजराइल से डरते हैं। इजराइल जैसी नीति अपनानी चाहिए भारत को। मोदी जी कहते थे, चलिए इजराइल की नीति पर भी बात करूंगा। सिर्फ एक अटैक कर देना चाहिए, जहाँ कानी नेटवर्क हो या कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे और दोनों मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। क्या इजराइल से सीख ले, रशिया का तो जिक्र हुआ, लेकिन उसके साथ साथ बातचीत किस स्तर पर होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए। देखते रहिए बिग फाइट जारी।